प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 20 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, आप सभी का गृह विज्ञान का पेपर 20 फरवरी को होने वाला है और आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। इसको मैं ध्यान में रखते हुए आप सभी के सामने एक महा मैराथन क्लास को पेश करने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगा, बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को बताऊंगा, साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा और आप सभी को लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा। प्यारे बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो बोर्ड परीक्षा 2023 में 95% मार्क्स अचीव कर सकते हो। कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को वीडियो के एंड में बताऊंगा कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं आप सभी को वीडियो के एंड में बता दूंगा। उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आइए समझते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम बहुविकल्पी को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन के बारे में। आपको न्यूमेरिकल भी बताऊंगा जो कि बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देख लो। इस महा मैराथन क्लास को अगर देख लोगे तो 95% मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा गया है कि बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इस क्वेश्चन को मैं कई बार बता रखा हूं अपने चैनल पे, तो जो मेरे दोस्त पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको ये पता होगा कि हम बजट क्यों बनाते हैं और बजट बनाने का हमारा मेन टारगेट क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आय का अनुमान, व्यय का अनुमान, आय व्यय का अनुमान या सभी। तो प्यारे बच्चों, हम बजट इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा आय और व्यय का हम अनुमान लगा सकें, हम पता लगा सकें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि डाकघर सावधि खाते में धनराशि जमा की जाती है गुणांक में, माने कितने गुना में डाकघर में आप जमा करते हो, जो पैसा कितने के गुना में आप जमा करते हो, 500 के, 50 के या 100 के या सभी के। तो प्यारे बच्चों, जो डाकघर सावधि खाते में जो धन जमा किया जाता है वो 50 के गुणांक में हमेशा धन जमा किया जाता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे चैनल पे ये कमेंट करते हैं कि सर आप एक महा मैराथन क्लास लेकर के आओ, क्योंकि मैं एक ही क्लास के माध्यम से सारा का सारा क्वेश्चन मैं अटेंड कर सकूँ। तो लो भाई, आपके ही डिमांड पे मैंने ला दिया महा मैराथन क्लास वाली वीडियो। शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों के बाद मैं आप सभी को दीर्घ उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय सारे के सारे प्रश्न करवा दूंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको अदर कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे कि मीट्रिक प्रणाली में तौल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? डेसीग्राम, सेंटीग्राम, ग्राम या मिलीग्राम। तो प्यारे बच्चों, मीट्रिक प्रणाली में तौल मतलब क्या होता है? वजन करने की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है मिलीग्राम होती है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। पूछा गया है कि शीशे की खिड़कियों को साफ करना चाहिए, किससे साफ करना चाहिए? स्प्रिट से, राख से, सिरका से, नमक से। तो शीशा वाली जो भी खिड़कियां होती है उसको हम सिरका के माध्यम से साफ करेंगे गंदी होने पे। समझ आ गया? चलिए आगे बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि फूलों की टहनी को हमेशा काटना चाहिए। कैसे काटेंगे? बराबर, तिरछा, नीचे से या नहीं काटना चाहिए? तो फूलों की टहनियों को हम हमेशा तिरछा काटते हैं। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। एक बात प्यारे बच्चों मैं आप सभी से बता देना चाहता हूं, अगर आप 20 फरवरी के पेपर में तहलका मचाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना होगा और स्किप नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि अशुद्ध जल से होने वाला रोग कौन सा होगा? अशुद्ध जल से मैंने कौन कौन सा रोग होता है इसके बारे में बताना है। पीलिया, सही बात, ये भी होता है। पेचिस भी होता है और हैजा भी होता है, यानी कि अशुद्ध जल से बहुत सारे रोग होता है। अभी मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। इस पे एक बड़ा सा क्वेश्चन लेकर के आया हूँ दीर्घ उत्तरीय में। बताऊंगा कि अशुद्ध जल से फैलने वाले कौन कौन से रोग होते हैं और किसी एक रोग का विस्तार से वर्णन करना मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया कि पोलियो ड्रॉप बच्चों को किस किस उम्र में दी जाती है? जो हमारा पोलियो का ड्रॉप आता है वो बच्चों को किस उम्र में दी जाती है ये बताना। 3 महीने में या 5 से 7 महीने पर या 18 से 24 महीने पर या तीनों सही है, ठीक है। तो पोलियो का जो ड्रॉप वाला जो आता है सीसी, उसको क्या करते हैं हम बच्चों को 3 महीने पर भी देते हैं,
5 से 7 महीनों पर भी देते हैं और 18 से 24 महीनों पर भी देते हैं, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं कि निम्न में से कौन सी गैस जलने में सहायता प्रदान करती है। माने ऐसा कौन सी गैस है जो ज्वलनशील होती है और जलने में सहायता प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यह है कि कौन सी गैस जलने में सहायता प्रोवाइड करती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन या ओजोन। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो ज्वलनशील माने खुद जलती नहीं है लेकिन ये जलने में सहायता करती है। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम आग जलाना इम्पॉसिबल है, जला नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी कर दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि बाजार में रेडीमेड कपड़े तैयार किए जाते हैं, किस विधि के द्वारा तैयार किए जाते हैं? डायरेक्ट नाप विधि के द्वारा, चेस्ट विधि के द्वारा या स्कंद विधि के द्वारा या सभी। तो प्यारे बच्चों जो भी बाजार में मार्केट में रेडीमेड कपड़े तैयार किए जाते हैं वो चेस्ट विधि के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, चेस्ट नाप लिए जाते हैं, उसी के हिसाब से पूरा डिजाइन बना दिया जाता है। समझ आ गया? चलिए आगे बात करेंगे कि ऊनी कपड़ों व कीमती रेशमी कपड़ों को रखना चाहिए एक साथ, ऊपर नीचे करके, बिल्कुल अलग अलग रखना चाहिए और तीनों प्रकार से रख सकते हैं। नहीं, ऊनी कपड़ा और कीमती रेशमी कपड़ों को हम बिल्कुल ही अलग अलग रखेंगे। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि रसोई घर में एग्जास्ट की आवश्यकता होती है। एग्जास्ट का मतलब क्या होता है? एग्जास्ट का मतलब ये होता है कि जो रसोई घर में जो भी हमारी गैस से होती है, ठीक है, गैस से होती है, उसको गैस को बाहर निकालने के लिए जो भी रास्ता बनाया जाता है उसी को हम एग्जास्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो रसोई घर में एग्जास्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हवा के लिए, ठंडक के लिए, प्रकाश के लिए या गंध व धुआं को बाहर निकालने के लिए। तो गंध व धुआं को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एग्जास्ट लगाते हैं और एग्जास्ट फैन भी लगा होता है बड़े बड़े होटलों में। ठीक है, ताकि शुद्ध हवा आ सके और धुआं बाहर निकल सके। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि तलने की विधि कौन सी है? तो तलने की विधि है गहरी, उथली, शुष्क या तीनों। तो तीनों बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अतिसार रोग में रोगी के शरीर में कमी हो जाती है। मतलब कि अतिसार जो रोग जब होता है तो रोगी जो हमारा पेशेंट होता है उसके शरीर में किसकी कमी होती है भाई? प्रोटीन की, जल की, वसा की या कार्बोज की। तो मेरे बच्चों अतिसार मतलब क्या होता है? उल्टी दस्त होना। ठीक है, इसी को हम अतिसार रोग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? इंसान बार बार जब उल्टी करेगा, दस्त करेगा तो ऑब्वियसली बात है उसको शरीर में जल की कमी हो जाएगी। तो जल की कमी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अंश मेखला की ग्लानिनाइड, ठीक है, गुहा में कौन सी हड्डी का सिरा फिट होता है? प्रगंडिका, उर्विका, रेडियो उल्ना या प्रारूपिक कशेरुकी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को कई बार बता रखा हूँ, इसको अभी कभी कमेंट बॉक्स में वीडियो को पुश करो, कमेंट करो। ठीक है, चलो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि अस्थि भंग में अत्यधिक रक्तस्राव को रोकने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? अस्थि भंग का मतलब क्या होता है? अभी मैंने सुबह पढ़ाया था। अस्थि भंग का मतलब होता है हड्डियों का टूट जाना। ठीक है, जब हड्डियाँ टूटती है तो अगर आपस में उसका रक्तस्राव हो रहा है, ब्लड अगर बह रहा है, खून बह रहा है, तो किस विधि का उपयोग करेंगे? बर्फ लगाना, दबाव डालना या टूर्निकेट का इस्तेमाल करेंगे या किसी का भी नहीं करेंगे? तो मेरे बच्चों किसका करेंगे? टूर्निकेट का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों में कौन सी रक्त नलिका ले जाती है? माने हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़े में कौन सी रक्त नलिका ले जाती है? फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, दोनों या कोई नहीं? तो जो भी हमारा हार्ट होता है, हृदय होता है, अशुद्ध रक्त को फेफड़े में कौन सी रक्त धमनी ले जाती है? ये ले जाती है फुफ्फुस धमनी। ठीक है, कौन सी ले जाती है? फेफड़ा। ठीक है, फुफ्फुस धमनी ले जाती है। चलिए आगे बात करेंगे कि जुकाम के रोगी को बफारा क्यों लेनी चाहिए? जो भी सर्दी जुकाम हो जाता है उसे बफारा क्यों लेना चाहिए? नाक व गला साफ करने के लिए, टांसिल को ठीक करने के लिए, सिर दर्द में या कफ निकालने के लिए? तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो नाक व गला साफ करने के लिए जुकाम के रोगी को बफारा दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि 8 से 14 वर्ष की उम्र में नारी की स्पीड कितनी होती है, गति कितनी होती है? मुझे पता है आप लोग की तैयारी बहुत ही बढ़िया से चल रही है और इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो कितना बार होता है भाई? ये होता है 80 से लेकर के
90 तक, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 70 से लेकर के 80 तक होता है, ये नहीं होगा क्योंकि 8 से 14 की उम्र में नाड़ी की स्पीड कितनी होती है, तो कितना हो जाएगा भाई 70 से 80, ठीक है। एक बार इसको देख लेना। चलिए आगे बात करेंगे कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम से नाड़ी की स्पीड कितनी बढ़ जाती है, तो कम से कम अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो नाड़ी का जो स्पीड होता है 10 बार अधिका हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि थर्मामीटर से शरीर का तापमान देखने के लिए निर्धारित समय कितना होता है। कई बार बता चुका हूं कि थर्मामीटर से शरीर का टेम्परेचर सेंस करने के लिए आपके पास कम से कम 1.5 या 2 मिनट का समय रहना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने टोटल बहुविकल्पी को कवर कर लिया, ठीक है। अभी मैंने बहुत सारे बहुविकल्पी को बता रखा हूँ, अगर आप नहीं देखे हो तो क्लास 10th सोशल साइंस, सॉरी यहाँ पे क्लास 10th होम साइंस वाला प्लेलिस्ट ओपन करोगे आपको मिल जाएगा। अब प्यारे बच्चों आइए हम बात कर लेते हैं क्लास 10th के बच्चों का अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि 60 आंसर होने वाले हैं, जो कि 4 नंबर में पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक बजट किसे कहते हैं। एक बार इसको पहले देख लो, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट इसको करेंगे, ठीक है। एक बार देखते रहो वीडियो, थोड़ी सी महामैराथन वाली क्लास है तो थोड़ी सी लंबी तो बनेगी, ठीक है। चलिए पारिवारिक बजट किसे कहते हैं, कैसे लिखेंगे, तो पारिवारिक बजट क्या होता है हमारा कि पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से व्यय करने का एक सरल तरीका होता है, जिसके माध्यम से परिवार के सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। उसी को हम क्या बोलते हैं, पारिवारिक बजट बोलते हैं। क्यों बनाते हैं, अपने आय व्यय और जो भी हमारा खर्च होता है उसी के बारे में नॉलेज के लिए हम क्या करते हैं, पारिवारिक बजट बनाते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, अब की बार के प्री बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया भी था कि भोजन पकाने के उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब हम भोजन क्यों पकाते हैं, ठीक है। भोजन पकाने का हमारा मोटो क्या है, हमारा टारगेट क्या है, क्यों हम मैंने बिना भोजन पकाए हुए क्यों नहीं खाते हैं। क्योंकि भोजन पकाने के उद्देश्य यहाँ पर समझो कौन कौन से होते हैं, लिखेंगे भोजन पकाने के उद्देश्य, ये लिखेंगे कि भोज पदार्थों को सुपाच्य बनाना। अगर हम भोजन नहीं पकाएंगे तो हमारा वो भोजन सही तरीके से पाचन नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया। आगे बात करेंगे। इसका अगला पॉइंट लिखेंगे कि आहार को अधिकाधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए, जो भी हमारा भोजन होता है, फूड होता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक डिलीशियस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पकाते हैं। और साथ में तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि भोजन को मोस्ट एट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं। और अंत में लिखेंगे आहार का संरक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करेंगे कि प्रतिरोधक क्षमता को समझाइए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि प्रतिरोधक क्षमता को समझाइए। तो प्रतिरोधक क्षमता का इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है भाई, इसका एक दूसरा भी नाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने वाले जो भी हमारे शरीर में कीटाणु होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता विशेष कोशिकाओं, ऊतकों और शरीर के दूसरे अंगों का एक नेटवर्क होता है, जो शरीर के नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया और वायरस को मार डालता है, यानी कि उससे हमें बचा देता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोधक क्षमता बोलेंगे। समझ में आ गया। चलिए अब बात करेंगे प्यारे बच्चों हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे, ठीक है। 2 न्यूमेरिकल लेकर के आया हूं और ये दोनों ये बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, और 2023 के बोर्ड के पेपर में सेम टू सेम ऐसा ही न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई लोग आप लोग इसको देख लेना, बढ़िया से तैयार कर लेना, ठीक है। आइए कैसे हल करोगे। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे उत्तर या हल लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे या हल लिखेंगे। कैसे करोगे, सबसे पहले जो भी डाटा दिया गया है लिखेंगे। यहाँ पे हमारा मूलधन दिया गया है कितना, यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, ठीक है, यहाँ पे लिख दो भाई मूलधन। अब मूलधन हमारा क्या हो गया, ये 2000 रुपया हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा होता है दर, क्या होता है दर, तो दर लिख लो यहाँ पे, दर हमारा हो गया ये 10%। देखते रहो वीडियो को, ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, बस खाली देख लो। और समय हमारा क्या है, समय हमारा है 2 वर्ष, कितना है 2 वर्ष है, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा गया साधारण ब्याज बताइए। तो साधारण ब्याज का फार्मूला आप सभी को पता है कि क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है बच्चों, ये होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है। और बटे में क्या होता है, 100 होता है, क्या होता है बटे में होता है 100, तो 100 लिख दो यहाँ पे। अब मूलधन हमारा कितना दिया है, 2000 दिया है, तो 2000 लिख लो।
दर कितना दिया है 10 दिया है तो 10 यहाँ पे लिखो। समय कितना दिया है 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष लिख लो। और बट्टे में 100 है तो इसको 100 कर लो। और एक 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट लो। और 2 दूनी के 4, यह क्या हो जाएगा 4 और 2 जीरो यहाँ से चढ़ा दो। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा रुपया हो गया। ठीक है, यानी कि 400 रुपया। तो 2 वर्षों का ब्याज कितना हो गया 400 रुपया हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। पूछा गया कि यदि 50 मीटर कपड़े का दाम 300 रुपया है तो 1 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा। मुझे पता है कि आप सभी को आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो। यहाँ पे लिखेंगे हल। हल कैसे करोगे, लिखने का भी तरीका होना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पे चूंकि देखो यही सब अंतर होता है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप कितना पढ़े हो। चूंकि 50 मीटर कपड़े का दाम कितना है प्यारे बच्चों, ये है 300 रुपया। कितना है 300 रुपया। तो हमसे पूछा है 1 मीटर, इसलिए 1 मीटर कपड़े का दाम, 1 मीटर कपड़े का दाम। अब कैसे निकालोगे, तो कई बार बताया हूँ 300 में क्या करेंगे 50 से भाग कर देंगे, हमारे पास 6 रुपया प्रति मीटर निकल करके आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक करो, तो प्यार से लाइक करना। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अशुद्ध जल से फैलने वाले रोगों के नाम लिखिए। और ठीक है, माने अशुद्ध जल से कौन कौन रोग फैलते हैं उसका नाम लिखना है। और साथ में एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी एक रोग के लक्षण व बचने के उपाय बताइए। माने जो रोग होता है अशुद्ध जल से, जो भी रोग होते हैं उसका नाम लिखना है और उसमें से किसी एक रोग का लक्षण बताना है। ठीक है, और उससे बचने के उपाय लिखना है। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में समझेंगे, बढ़िया तरीके से समझेंगे, परेशान नहीं होंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर देना और आराम से वीडियो को देखते रहो। ठीक है, आओ सबसे पहले प्यारे बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर। कैसे लिखेंगे कि अशुद्ध जल के द्वारा फैलने वाले सामान्य रोग निम्नलिखित है। अब कौन कौन से रोग होते हैं, तो जो भी आपको पता है अशुद्ध जल से जो भी रोग होते हैं उसके यहाँ पे नाम लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ हैजा, मोतीझरा, पेचिस, दस्त, उल्टी या खुजली, ठीक है, अतिसार इत्यादि। माने बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो कि अशुद्ध जल के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, जब भी आप लोग भी अगर अशुद्ध जल का सेवन करोगे तो ये रोग आ सकता है। ठीक है, हो सकता है। तो इतने सारे रोग जो होते हैं अशुद्ध जल के माध्यम से फैलते हैं। समझ में आ गया। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है किसी एक रोग के लक्षण वो बचने के उपाय लिखना है। कैसे करोगे, सबसे पहले समझो। तो हम इसमें से कोई एक रोग ले रहे हैं, जैसे मैंने हैजा को क्लिक किया है, हैजा के बारे में लिखेंगे, हैजा के बारे में समझेंगे। तो हैजा का एक और भी नाम है, हैजा को हम बोलते हैं कालरा। क्या बोलते हैं, कालरा बोलते हैं। ठीक है, अब इसी के बारे में समझेंगे। हैजा क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, क्यों फैलता है, इसका लक्षण क्या होता है, और अंत में इसका उपाय समझेंगे। इतने सारे अगर टॉपिक लिखोगे तब तो जाकर के बोर्ड के पेपर में 6 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। चलिए समझिए बात को कि हैजा जो रोग होता है यह रोग विब्रियो कोलेरी, ठीक है, कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। ये जो रोग है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। और साथ में दूषित जल इस रोग का प्राथमिक अथवा मूल वाहक है। जो हमारा ये दूषित जल है ना, प्रदूषित जल, ठीक है, यानी कि हमारा जो अशुद्ध जल है, इसी अशुद्ध जल के माध्यम से ये रोग फैलता है। ठीक है, समझ आ गया। और फैलने का क्या होता है, एक यहाँ पे विब्रियो कोलेरी यहाँ पे नामक जीवाणु आ जाता है, आपके शरीर में चला जाता है और आपको इतने सारे रोग दे सकता है। इतना बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसका रीजन क्या होता है, भाई क्यों ये हो जाता है। तो अशुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था न होने पर नदियों, तालाबों अथवा ठहरा हुआ जल पीने से यह रोग हो जाता है। ये जो रोग होता है कैसे होता है, तो अशुद्ध जल के माध्यम से होता है। अब अशुद्ध जल कहाँ से मिल सकता है, हमें नदियों के माध्यम से मिल सकता है, तालाबों के माध्यम से मिल सकता है, अथवा ठहरा हुआ जो पानी है जल, ठीक है, उसके माध्यम से हमें मिल सकता है। अगर आप इन चीज़ों का पानी पियोगे तो फिर आपको ये हो सकता है रोग। ठीक है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे इसका लक्षण यहाँ पे लिखना है। लक्षण इसमें क्या लिखोगे, मतलब इसमें इंसान को क्या हो जाता है, इंसान को कैसा महसूस होता है, उसी के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले होगा कि चावल के मार जैसे दस्त होना। जो भी आपकी उल्टी होगी वो कैसी होगी, चावल के मार, जो चावल का जो मार होता है, ठीक है, उसी के जैसा उल्टी इंसान को होगा जब ये कालरा या हैजा हो जाएगा तब। या एक और लिख सकते हैं मूत्र विसर्जन में कमी हो जाएगी। ठीक है, मूत्र विसर्जन में कमी हो जाएगी। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये लिख देंगे कि अत्यधिक तथा बार बार वम होगा। क्या होगा,
वमन होगा, मतलब कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि बार बार आपको उल्टी होगी। कब? जब आपको हैजा या कॉलरा हो जाएगा तब। समझ में आ गया? अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि भैया इसका उपाय भी बताना है, बचने का उपाय भी लिखना है। तो बचने का उपाय कैसे लिखोगे समझो। लिखेंगे कि मेलों या भीड़ के क्षेत्रों में जाने वाले तथा रोगी के आसपास रहने वाले व्यक्ति को हैजा का टीका लगवाना चाहिए। ठीक है, जो लोग मेले में जा रहे हैं, भीड़ में रह रहे हैं, या जिनको माने ये रोग हो गया, उनको क्या करना चाहिए? एक टीका आता है, टीका लगवाना चाहिए। जैसे कोरोना का टीका लगा था ना आप लोगों को, तो उसी तरीके से हैजा का भी एक टीका लगता है। और टीका लगवाने के बाद आपको क्या करना है? दूध व जल को उबाल करके पीना है। पानी को हमेशा उबाल करके पीना है। क्यों? उबाल करके नहीं पियोगे फिर अशुद्धियाँ अंदर जाएगी और ये कोलेरी नामक बैक्टीरिया अंदर जाएगा, फिर आपको यह हैजा रोग ठीक नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो ये है कि वस्त्रों की धुलाई के सामान्य सिद्धांत लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिए कि वस्त्र की धुलाई के लिए कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, इसके बारे में लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से इतना लिखोगे, कम से कम 100 शब्द में लिखना है, तभी जाकर के पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, आराम से बस खाली देखते रहो और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। ठीक है, चलो लिखेंगे कि वस्त्रों की धुलाई का कार्य दैनिक पारिवारिक जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, कहने का सेंस यहाँ पे एक ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो कि आपके घर में कपड़ा धुला नहीं जाता होगा। रोज ना रोज 1-2 कपड़े आप लोग धुलते होंगे। ठीक है, मतलब ये दैनिक पारिवारिक जीवन का क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, कार्य है। इतना बात समझ में आ गया? चलिए आगे लिखेंगे। अतः इस कार्य को व्यवहारिक पक्ष के साथ साथ सैद्धांतिक पक्ष को भी जानना आवश्यक है। माने इस कार्य में व्यवहारिक पक्ष तो होता ही है, साथ में इसके सैद्धांतिक पक्ष कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमें जानना बहुत ही कंपलसरी आवश्यक है। ठीक है, देखेंगे कि वस्त्रों की धुलाई के सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत 2 तथ्यों की जानकारी आवश्यक होती है। मतलब अगर सैद्धांतिक तथ्य को अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको 2 बातें हमेशा याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सी समझते हैं। सबसे जो पहला बात यह है कि हम ये समझेंगे कि भाई कपड़ा गंदा कैसे हो रहा है, यानी कि वस्त्र गंदे होने का क्या तरीका होता है, माने कैसे गंदे हो रहे हैं या कैसे मैले हो रहे हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ये पहला पॉइंट है। ठीक है, ये पहला पॉइंट ये है कि हमको ये जानना आवश्यक है कि वस्त्र कैसे गंदे या मैले होते हैं, तथा दूसरा पॉइंट ये है कि इन्हें हम साफ कैसे करेंगे। साफ करने का सरल तरीका क्या होता है, सरल उपाय क्या होता है, मतलब किस माध्यम से इसको हम मतलब साफ कर सकते हैं। मतलब 2 तरीका होता है सैद्धांतिक पक्ष को आपको काम करने के लिए। समझ में आ गया? चलिए आगे लिखेंगे कि वस्त्रों की गंदगी के लिए, जो भी हमारे कपड़े में गंदगी आ जाती है, उस गंदगी को साफ करने के लिए 2 कारक जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, कि वस्त्रों की गंदगी के लिए 2 कारक जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है धूल। क्या होता है? एक तो होता है धूल और उड़ने वाली गंदगी। ठीक है, क्या होता है भाई? एक होता है धूल और उड़ने वाली जो गंदगी होती है वही क्या करती है? आपके कपड़ों को गंदा कर देती है, मैल कर देती है। ठीक है, चलिए इसी में लिखेंगे कि इस प्रकार की गंदगी को वस्त्रों से अलग करने के लिए कुछ अतिरिक्त उपाय करने पड़ते हैं। साफ सफाई करते हो ना, सर्फ से या साबुन लगा करके या कुछ भी डिटर्जेंट वगैरह लगा करके आप साफ करती हो कपड़े को। ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे लिखा गया है कि उसे ही व्यवस्थित धुलाई कहा जाता है। जो भी आप लोग साफ करते हो उसको हम क्या बोलेंगे? व्यवस्थित धुलाई बोलेंगे। ठीक है, और वस्त्रों को जल तथा शोधक पदार्थ। अब शोधक पदार्थ में क्या क्या आ जाएंगे? आपके सर्फ साबुन डिटर्जेंट जो भी आपके केमिकल वगैरह आते हैं वो शोधक पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगे। तो वस्त्रों को जल तथा शोधक पदार्थ आदि से धुलकर साफ कर लिया जाता है। उसके बाद निचोड़ करके सुखा दो। ठीक है, धूप में आपका काम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये होता है सही तरीका वस्त्रों की धुलाई के सामान्य सिद्धांत लिखने के। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि गृह गणित क्या होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। देख सकते हो कितना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गृह गणित क्या होता है और इसके महत्व को सविस्तार यानी कि विस्तार से समझाइए। अगर इसी तरीके से क्वेश्चन और बदल के पूछा गया था कि गृह गणित का ज्ञान होना गृहिणी को के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, कैसे करोगे, अगर ये बोर्ड के पेपर में पूछेगा तो करने का तरीका समझो, आराम से खाली समझो, देखो और देख करके जाओ। ठीक है, कि गृह गणित अर्थ क्या होता है। सबसे पहले समझो कि गृह गणित का मतलब ये होता क्या है। तो गृह गणित मतलब गणित अर्थात संख्याओं के विज्ञान को जब गृह कार्यों तथा गृह व्यवस्थाओं संबंधी क्रियाकलापों में इस्तेमाल किया जाता है
तब उसे हम गृह गणित बोलेंगे। मतलब कहने का सेंस यहाँ ये है कि जो भी हमारे माताएं बहनें होती है, सर्फ साबुन सोटा या जो भी मैंने कपड़ा लाता या जो भी मैंने घर में सब्जी खाना दाना कुछ भी बनता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम एक बजट बनाते हैं और बजट का बनाने के लिए हम आय व्यय का ज्ञान लेते हैं ना, तो उसको काम करने के लिए हम किसका सहारा करते हैं, गृह गणित का सहारा करते हैं और उसी को हम गणित बोलते हैं। समझ में आ गया इतना बात? चलो इतना बात समझ में आ गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये लिख सकते हैं कि बाजार से घरेलू वस्तुएं खरीदते समय दाम को जोड़ना, नौकरों को पैसा जोड़ कर देना, मैंने बहुत सारे रीजन होते हैं, मैंने ये सब क्या किस में आ जाएगा, गृह गणित के अंतर्गत आ जाएगा, होम साइंस के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि इसके महत्व को विस्तार से समझाइए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग कि गृह गणित का महत्व। अब इसमें क्या लिखेंगे कि गृह गणित का छात्रों या छात्राओं के लिए सामान्य गणित का ज्ञान अति आवश्यक होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आपको गृह गणित का ज्ञान लेना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे आपके जनरल मैथ होते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आहार एवं पोषण विज्ञान, वस्त्र विज्ञान आदि का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए कुछ गणनाएं अवश्य ही करनी पड़ती है। जैसे मान लो घर में जो भी आपका मैंने हिसाब किताब करने के लिए जो भी डाटा होता है कंक्लूड करने के लिए, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए आपको जो भी काम किए जाते हैं इसी होम साइंस के माध्यम से किए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसी में लिखेंगे कि गृह गणित का समुचित ज्ञान होने के कारण गृहिणियों को विभिन्न कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर जिस माताओं बहनों को इसका ज्ञान हो जाता है उसको दूसरे से हिसाब किताब थोड़ी जोड़वाना पड़ता है, वो खुद अपना हिसाब किताब जोड़ लेती है, ठीक है। यही तो लाइन बोल रहा है, वे स्वयं ही अपने रुपये पैसों का लेन देन कर सकती है या ले सकती है, वो दे सकती है, ठीक है। कौन? अपनी माताएं बहनें, ठीक है। या हम इसमें ये लिख सकते हैं तथा गृह बजट भी तैयार कर सकती है। जो भी आपके घर का जो डाटा होता है, कितना खर्च आया, कितना व्यय हुआ, कितना बचत हुआ, इन सभी का डाटा वो क्या कर सकती है, माताएं बहनें तैयार कर सकती है। अतः हम स्पष्ट रूप से यह कह सकते हैं कि प्रत्येक गृहिणी के लिए गृह गणित का ज्ञान होना अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। अगर देखो अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आए चाहे नीचे वाला आए, दोनों को आंसर एक ही लिखना है जो मैंने आप सभी को बता दिया। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हमारा सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई बताना है कि पारिवारिक आय का क्या अर्थ होता है, ठीक है, और पारिवारिक आय का प्रकार एवं विभिन्न स्रोतों का वर्णन करिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको बताना है कि भाई पारिवारिक आय क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। और इसके बारे में ये बताना है कि भाई पारिवारिक आय कितने प्रकार का होता है, इसके विभिन्न स्रोत कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में लिखना है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पारिवारिक आय क्या होता है। तो पारिवारिक आय से तात्पर्य यह होता है कि परिवार में सभी स्रोतों से आने वाली आय, मैंने फैमिली में, जैसे मान लो मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा। जैसे मान लो एक छोटी सी फैमिली है, मान लो एक छोटा सा मेरा घर है, इस घर में मैंने बहुत सारे फैमिली रह रही है। और जब बहुत सारे फैमिली रह रही है तो सबका सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग होगा ना, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई मास्टर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, तो मैं बहुत सारे, कोई पढ़ाता होगा, ठीक है। इस तरीके से सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे होंगे। तो सोर्स ऑफ इनकम एक घर में बहुत सारे सोर्स से आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो मान लो कोई कम कमाता होगा, कोई ज़्यादा कमाता होगा, तो अगर कोई मैंने सबका डाटा जोड़ करके, ठीक है, सबका डाटा जोड़ करके मैंने मान लो 2 लाख रुपया पर मंथ का यहाँ पे इनकम दिखाया गया है, ठीक है। तो जो 2 लाख रुपया पर मंथ इनकम आ रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, पारिवारिक आय बोलेंगे, ठीक है। इसी पूरे सोर्स को हम क्या बोलेंगे, पारिवारिक आय बोलेंगे। समझ में आ गया? चलो जैसे परिवार के सदस्यों का वेतन मैंने बता दिया, किराया, बैंक से प्राप्त होने वाला ब्याज, ठीक है, तथा परिवार के सदस्यों के द्वारा अपने कौशल का प्रयोग करके की गई बचत किसके अंतर्गत आएगा, पारिवारिक आय के अंतर्गत आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? आइए अब समझते हैं कि पारिवारिक आय कितने प्रकार का होता है। प्यारे बच्चों पारिवारिक जो आय हमारा होता है ये मेनली 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक होता है प्रत्यक्ष आय, एक होता है अप्रत्यक्ष आय। और मैं आपको 60 में 2 मिनट के अंदर बता दे रहा हूँ कि प्रत्यक्ष आय क्या होता है और अप्रत्यक्ष आय क्या होता है। हालांकि मैंने ऑलरेडी इस पर बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है, कि प्रत्यक्ष आय क्या होता है, अप्रत्यक्ष आय क्या होता है, कई बार बना रखा हूँ। अब देखो प्रत्यक्ष आय, जैसे मान लो यहाँ पे बताया था मैंने, अब इसमें कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई सुपरवाइजर होगा, कोई मतलब पढ़ाता होगा, ठीक है। तो हमने ये बोला कि प्रत्यक्ष आय क्या होता है। तो प्रत्यक्ष आय जैसे मान लो कोई मैंने, अब डॉक्टर साहब की सैलरी मिलती होगी, इंजीनियर साहब की भी सैलरी मिलती होगी, मास्टर साहब की भी सैलरी मिलती होगी, तो सबका सैलरी अगर मिलता होगा, अगर सैलरी की बात किया जाए, अगर हाथों में अगर पैसा आ रहा है तो हमारा जो आय होगा
प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत रखा जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। लेकिन ऐसा भी इनकम होता है, जैसे मान लो आप घर बनवा दिए और घर में रह रहे हो, ठीक है, तो आपके घर का जो किराया लगेगा या बैंकों से ब्याज मिलेगा वो क्या होगा, एक अप्रत्यक्ष आय होगा। क्या होगा, एक अप्रत्यक्ष आय हो जाएगा। आपको हाथ में नहीं मिल रहा है लेकिन आपके सोर्स ऑफ इनकम में वो शामिल है, ठीक है, वो हमारा हो जाएगा अप्रत्यक्ष आय। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करेंगे कि जो भी हमारा आय होता है उसके सोर्स ऑफ इनकम कैसे कहाँ से होते हैं, कौन कौन से स्रोत होते हैं उसको समझिए। तो पारिवारिक आय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकती है, जैसे नौकरी से प्राप्त होने वाला वेतन, मकान या दुकान से प्राप्त होने वाला किराया, अंशकालीन कक्षाएं चला करके कमाया हुआ धन, या बैंकों से प्राप्त होने वाला ब्याज जो होता है, शेयरों की बिक्री तथा अन्य निवेशों से प्राप्त किया जाने वाला धन जो होता है हमारा क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम होता है। किसका, तो पारिवारिक आय का। इतना बात समझ में आ गया। तो मैंने बता दिया पारिवारिक आय क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसके सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। देखो ये क्वेश्चन मैंने बचा करके रखा था कि अंत में इसे जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अस्थिभंग या फ्रैक्चर किसे कहते हैं, ठीक है। कई बार इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, कई बार बताया हुआ है कि भाई अस्थिभंग अथवा फ्रैक्चर क्या होता है, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। माने ये कई प्रकार के हो सकते हैं, एक एक प्रकार को आसानी से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि अस्थिभंग का अर्थ, ठीक है, अस्थिभंजन होने का अर्थ क्या होता है, लिखेंगे कि शरीर के किसी भी अंग की अस्थि के टूट जाने को अस्थिभंजन कहते हैं। मान लो कोई भी बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी में हड्डियाँ होती हैं। अब जब गिरोगे, बाइक तेज से चलाओगे या कोई कुछ भी अगर घटना हो जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या हो सकता है, आपके हड्डियाँ फ्रैक्चर हो सकती है। और हड्डियाँ फ्रैक्चर होने की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अस्थिभंजन बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब आगे लिखेंगे कि यदि कोई अस्थि पूरी तरह से भी नहीं टूटे परंतु उसमें साधारण सी दरार भी आ जाए तो भी उसे अस्थिभंजन की श्रेणी में रखा जाएगा। जैसे मान लो कोई हड्डी होती है, ठीक है, और हड्डी होती है थोड़ा सा टूटी हुई है, पर उसमें थोड़ा सा दरार आ गया है, तो अगर थोड़ा सा दरार आया है या कुछ भी हुआ है उसमें, तो उसको भी क्या करेंगे, हम उसको हम अस्थिभंजन के श्रेणी में रखेंगे। इतना बात समझ में आ गया। तो हमारा ये समझ गया कि अस्थिभंजन या फ्रैक्चर क्या होता है, ये तो समझ गए। अब हमारा क्वेश्चन पूछे कि इसके कौन कौन से कारण होते हैं या प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में लिखना है। अब अस्थि टूटने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा ये लिख सकते हैं, अस्थिभंजन होने के सामान्य कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, गिरना, टक्कर लगना या दब जाना या गोली लगना, ठीक है। अब गिर करके भी अस्थिभंजन हो सकता है, हड्डियाँ टूट सकती है। अचानक गिरने अथवा फलों आदि के छिलके से फिसलने पर प्रायः अस्थिभंजन की संभावना बनी रहती है, ठीक है। मतलब कोई छिलका अगर, मतलब जिससे कहने का सेंस यहाँ पे है कि जैसे केला का छिलका है और उस पर अगर फिसल जाओगे तो अस्थिभंजन माने टूट जाएगी हड्डियाँ, कुछ ना कुछ फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का सेंस यहाँ पे क्या है कि गिरने से अस्थिभंजन हो सकती है, टूट सकता है। उसके बाद टक्कर लगने से, जैसे मान लो कि किसी भी वाहन से, जैसे साइकिल, कार, बस, ट्रक, जो भी गाड़ियाँ होती है इत्यादि से अथवा दीवार से टकरा करके, ठीक है, अस्थिभंजन की अत्यधिक संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो टक्कर लगने के बाद भी अस्थियाँ भंजन हो सकती है, हड्डियाँ टूट सकती है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद ये होता है कि दब जाना, जैसे मान लो दब जाना, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी गाड़ी के अंदर दब जाना या गोली लगना। तो अधिक भार वाली वस्तुओं जैसे मशीन, पत्थर अथवा वाहन आदि के नीचे अगर दब जाते हैं फिर तो भी क्या हो जाएगा, अस्थिभंजन हो जाएगा, हड्डियाँ टूट जाएगी, अथवा गोली भी लग जाएगा, फिर भी उस टाइम क्या होगा, हड्डियाँ टूट सकती है। तो इतना बात समझ लिए कि अस्थिभंजन क्या होता है और इसके कारण कौन कौन से होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए, कौन कौन से इसका प्रकार होते हैं। तो पहले बच्चों अस्थिभंजन मेनली 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साधारण अस्थिभंजन, पहला हमारा यही है कि साधारण अस्थिभंजन। दूसरा ये है कि संयुक्त अस्थिभंजन। तीसरा का है जटिल अस्थिभंजन और चौथा है बहुखंडी अस्थिभंजन। पांचवा है पचड़ी अस्थिभंजन और छठवां है कच्ची अस्थिभंजन। तो मेरे बच्चों ये हमारा अस्थिभंजन का प्रकार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अस्थिभंजन का परिभाषा लिखेंगे, इसके कारण बता देंगे और अंत में लिख देंगे इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों आज के लिए बस इतना है। अब देखो रही बात कि भाई इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना पड़ेगा और टेलीग्राम पे जा करके ऑनलाइन स्टडी सर्च करोगे, आपको वहीं पे सारा का सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। एक बात और प्यारे बच्चों, आप सभी का गृह विज्ञान का पेपर है तो मैं आशा करता हूँ आपकी कॉपी ऐसे ही मिलती होगी, ठीक है। और कॉपी भरने का सही तरीका क्या होता है आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ कि अनुक्रमांक सही तरीके से भरना है, शब्दों में
कैसे भरना है, अंकों में कैसे भरना बता रखा हूँ। विषय आपका सेम सेम यही रखेंगे, प्रश्न पत्र में केवल ऐसे ही भरेंगे। आपके पेपर का कोड अगर ऐसा होगा तो कोड यहाँ पे लिख देना, जो आपके पेपर के कोड में मिलते हैं, ठीक है। आपका परीक्षा का दिन सोमवार को होने वाला है, समय बहुत ही कम बचा है, ठीक है। 20 फरवरी को पेपर होगा, प्रथम पाली में होगा। और यहाँ पे केंद्र का नाम लिख देंगे और नीचे ये नहीं भरेंगे। और आराम से इस प्रकार का जो भी MCQ मिलेगा आराम से ब्लैक पेन से भरना है, ठीक है। जो भी होगा ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, अदर किसी भी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। इरेजर वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है तो नहीं करना है। इतना बात समझ में आ गया। चलो अब प्यारे बच्चों, मैंने बता दिया आप सभी को कि PDF कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको PDF मिल जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो आप मेरे को आकर कमेंट कर देना कि सर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा और भी उपाय बता दो, मैं और भी उपाय आप सभी को बता दूंगा। एक बात और प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आप सभी को गृह विज्ञान में और भी कुछ जानकारियाँ चाहिए और भी अगर आपको अच्छे अच्छे मॉडल पेपर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अपना फीडबैक दो कि सर मेरे को और भी तैयारी अच्छे से करवा दो, मैं और बड़ी बड़ी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। एक बात और मैं आप सभी को एक और सूचना देना चाहता हूँ, खुशखबरी देना चाहता हूँ कि कल सुबह में 3 बजे आपके समक्ष 2 घंटे का महामैराथन का क्लास लेने वाला हूं। आप सभी लोग उस क्लास को सावधानी से अटेंड करके जाना। अगर उस क्लास को अगर अटेंड कर लिए तो गारंटी दे रहा हूं आपको कोई माई के लाल 95% पाने से नहीं रोक सकता है, तो नहीं रोक सकता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी, मेरा प्रयास अच्छा रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।